Good morning students, I am Preeti Sharma, your SST teacher. In my last video, we discussed about our first chapter, our constitution. In last video, we discussed about this contest. तो यहीं से हम अपना पार्ट जो है वो कंटिन्यू करते हैं. It took the Constitution Assembly 165 session spread over almost 3 years to shape the lengthiest constitution in the world. The members displayed an extraordinary sense of unity and took care to include the point of view. जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी इसने अपने 165 सेशन किए और लगभग पूरी 3 साल का समय लिया विश्व के सबसे लॉन्गेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको बनाने के लिए. द मेंबर डिस्प्लेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस ऑफ यूनिटी. जो मेंबर्स थे इस कमेटी के, उन्होंने जो अपना सेंस था, अपना विवेक था, उसका बहुत ही अच्छे से प्रयोग किया. यूनिटी एंड टुक केयर टू इंक्लूड द पॉइंट्स ऑफ व्यू. और साथ ही उन्होंने एकता के साथ कई सारे पॉइंट्स जो हर फील्ड में ज़रूरी थे, उन सब छोटे छोटे पॉइंट्स का ध्यान रखा ताकि सारी चीज़ें उसमें कवर हो सके. ऑफ एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी हमारे समाज के हर वर्ग का उन्होंने ध्यान रखा. फाइनली दे साइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949. सारी चीज़ों पे डिस्कस करने के साथ, एकता के साथ सहमत होकर उन्होंने 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन किया, मोहर लगा दी संविधान बनाकर. As you already know, the Constitution came into effect on 26 जनवरी 1950. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950, जिसे हम रिपब्लिक डे के नाम से भी जानते हैं. तो संविधान कैसे बना, किन चीज़ों का ध्यान रखा, अभी तक हमने वो पढ़ा. अब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या, कौन सी चीज़ें उसके अंदर आती हैं. तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं किसी भी चीज़ की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसके इंट्रोडक्शन की. तो हमारे पूरे संविधान में फर्स्ट क्या है? प्रियम्बल, जिसे हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं. कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशन बुक है, उस बुक के अंदर कौन कौन से मेन टॉपिक्स हैं, कौन से मेन रूल्स बनाए गए हैं, किन चीज़ों को ध्यान में रखकर रूल्स को डिज़ाइन किया गया है, वो सारी चीज़ हमें जो संविधान का प्रियम्बल है उसमें देखने को मिलती हैं. द प्रियम्बल इज़ द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जो प्रियम्बल है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, वो पूरे संविधान के बारे में हमें बताता है. इट सेट्स आउट द आइडियल्स दैट द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल. जो आइडियल्स थे, जो मेकर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो कौन थे? हमारी जो जनता है उसी के रिप्रेजेंटेटिव्स थे. विश द कंट्री टू फॉलो. वो चाहते थे कि उनकी कंट्री, उनका देश, जो वो आइडियल सेट कर रहे हैं, जो वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, उसको फॉलो करे. इट इज़ द गाइडिंग स्पिरिट बिहाइंड ऑल द लॉज इन द कंट्री. और जितने भी नियम कानून बनाए गए वो किस तरीके से बनाए गए? लोगों को गाइड करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि क्या उनके बेटरमेंट के लिए है और क्या उनके लिए ख़राब है. क्या हम ऐसा करें जो हमारी कंट्री को, हमारी सोसाइटी को आगे लेके जाए, और कौन सी चीज़ें अगर हम करेंगे तो हमारा सोसाइटी ख़राब होगी और उसके लिए क्या पनिशमेंट है. तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से गाइड करने का तरीका है आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कि हमें अपनी लाइफ में, अपनी सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है. तो अगर हम प्रियम्बल की बात करें तो पहले एक बार हम प्रियम्बल देख लेते हैं. ये हमारा प्रियम्बल है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो प्रियम्बल है वो ये है. इसमें आप पढ़ोगे, द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमेंटली resolved to continue India into a sovereign democratic republic and a secure to all its citizen justice, social, economic and politically liberty although. तो ये जो बड़े बड़े वर्ड्स हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये क्या हैं? की पॉइंट्स हैं हमारे संविधान के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के की पॉइंट्स हैं. और इनका क्या मतलब है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड्स को क्यों यूज़ किया गया है, इनका क्या मतलब है, वो हम यहाँ पर समझेंगे. तो हमारे प्रियम्बल में जो फर्स्ट वर्ड था वो है द पीपल. अब द पीपल से क्या अर्थ निकलता है संविधान में हमारे में, वो हम यहाँ समझेंगे.
the people, the preamble says, we, the people of India, adopt, enact and give to ourselves this constitution. मतलब हम भारत के वासी, हम इस संविधान को क्या करते हैं, अपनाते हैं, इसका हम पालन करेंगे और अपना सब कुछ अपने संविधान के हिसाब से करेंगे. दिस मीन्स द पीपल आर ऑल इम्पॉर्टेंट. और इसका मतलब है कि सभी जो मनुष्य हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, वो क्या हैं, सभी इम्पॉर्टेंट हैं. ऐसा नहीं है कि मेल इम्पॉर्टेंट है, फीमेल इम्पॉर्टेंट है, अडल्ट इम्पॉर्टेंट है, चिल्ड्रन इम्पॉर्टेंट है. नहीं, सब, वी द पीपल, हम सभी इक्वल हैं और सभी इम्पॉर्टेंट हैं. दे आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर इन कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. और सभी के हाथ में पावर है. गवर्नमेंट को बनाने की पावर, गवर्नमेंट को पावर देने की पावर किसके पास है, आम जनता के पास में. और ये क्या है, जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, उसकी ये स्पिरिट है. अब हम बात करते हैं सोवरेन. सोवरेन वर्ड यहाँ यूज़ किया गया, तो सोवरेन का मतलब क्या है. सोवरेन दिस कॉन्टेक्स्ट मीन इंडिपेंडेंट. सोवरेन का मतलब यहाँ पर आज़ादी से है. हर व्यक्ति आज़ाद है अपनी लाइफ स्टाइल को अपने तरीके से जीने के लिए, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए. तो सोवरेन का मतलब इंडिपेंडेंट. सोशलिस्ट. सोशलिस्ट रेफर्स टू सर्टेन पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स. फर्स्ट था आपका द पीपल, दूसरा सोवरेन, फिर है आपका सोशलिस्ट. सोशलिस्ट रेफर टू सर्टेन पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स दैट हैव बीन इंटरप्रेटेड डिफरेंटली इन डिफरेंट कंट्रीज. सोशलिज्म का मतलब है कई जो नियम हैं, पॉलिटिकल राजनीतिक नियम हैं, वो हर कंट्री के अपने अलग अलग होते हैं. इंडियन सोशलिज्म लेज स्ट्रेस ऑन स्ट्राइविंग टुवर्ड्स अ मोर इक्वल. और इंडिया में अगर हम सोशलिस्ट की बात करें तो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस बात पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, मोर इक्वल. सभी लोग इक्वल होंगे, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा. इक्वलिटी पर ज़्यादा प्रेशर दिया गया है, सबके लिए समानता. सोसाइटी बाय हेल्पिंग द वीकर सेक्शन, वी विल डिस्कस दिस इन ग्रेटर डिटेल अंडर सोशल जस्टिस. साथ ही मोर इक्वल के साथ में, जैसा आप सब जानते हैं कि बहुत पुराने टाइम पे जो एससी हुआ करते थे या एसटी हुआ करते थे, तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था. गांधी जी ने इसके लिए बहुत कोशिश की थी कि सब लोग एक साथ आएँ. तो ऐसे लोग जिनके साथ हमारी सोसाइटी में गलत व्यवहार किया जाता था, उनको ज़्यादा चांसेस मिल सकें, उनको ऊपर लाने के लिए, उनकी कंडीशन को बेटर बनाने के लिए यहाँ पर क्या दिया गया, उनको अलग से चीज़ें दी गई ताकि हेल्पिंग किया जा सके वीकर सेक्शन को. और ये हम पूरी तरह डिटेल में डिस्कस करेंगे. आपका जो चैप्टर है इसी बुक में आपका सोशल जस्टिस, वहाँ पर इसके बारे में पूरी डिटेल में नॉलेज दी गई है. नेक्स्ट टर्म जो है हमारा सोशलिस्ट जो था, उसी पे हम डिस्कस कर रहे हैं. द सोशलिस्ट वॉज एडेड टू द प्रीएम्बल बाय एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976. 1976 मतलब उससे पहले, इट मीन्स जब संविधान बनाया गया था उस समय सोशलिस्ट जो वर्ड था वो प्रीएम्बल में ऐड नहीं था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं था. इसको हमने बाद में जोड़ा है. और इसको किसके थ्रू जोड़ा, अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस करना. और हमारे संविधान में चेंज करने के लिए, किसी चीज़ को ऐड करने के लिए और किसी को रिमूव करने के लिए भी प्रॉपर प्रोसीजर दिया गया है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये दिया गया है कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कोई नियम, लॉ चेंज करना है या किसी लॉ को ऐड करना है या किसी सेक्शन को हटाना है, तो उसके लिए अलग से पूरी प्रोसीजर दिया गया है. तो उस प्रोसीजर को फॉलो करके हम संविधान में अमेंडमेंट कर सकते हैं. तो जो सोशलिस्ट वर्ड था वो कब ऐड किया था, 1976 में. Amendment means change. Our constitution can be amended to suit the changing needs of the people. However, amendment can be made only in accordance with the procedure laid down by the constitution. जो प्रोसीजर लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको फॉलो करके हम चेंज कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि कोई भी रूलिंग पार्टी आके उसको चेंज कर दे या कोई भी गवर्नमेंट आके उसको चेंज कर दे. उसका प्रॉपर प्रोसीजर है कि दोनों गवर्नमेंट, चाहे वो लेफ़्ट में हो, उसके विरोध में हो, या रूलिंग पार्टी हो, दोनों के पर्टिकुलर मेंबर्स की सहमति चाहिए होती है. ऑर्डिनेंस को पास करना होता है लोकसभा में, राज्यसभा में, तब जाकर चेंज होते हैं.
और ये क्यों किया गया? दिस इज़ अ प्रोटेक्टिव मेजर सो दैट पीपल कैन नॉट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन इन सच अ वे एज टू हार्म द कंट्री। ये ऐसा इसलिए किया गया कि कोई भी रूलिंग पार्टी में आके कोई भी व्यक्ति या पर्टिकुलर कोई नेता उसको देश को नुकसान पहुंचाने के लिए, अपने बेनिफिट के लिए कोई भी नया रूल रेगुलेशन आसानी से चेंज ना कर पाए। अब उसके बाद जो वर्ड है हमारे प्रियम्बल में वो है सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। India is a secular state. This means the state keep away from religious matters. इसका अर्थ होता है कि यहाँ सभी धर्म एक समान है। कोई भी स्टेट अपनी स्टेट को पर्टिकुलर रिलीजियस स्टेट घोषित नहीं कर सकती है कि आप यूपी में रह रहे हैं तो आप सिर्फ हिंदू ही रह सकते हैं, या आप एमपी में रह रहे हो तो सिर्फ मोमडन्स ही रह सकते हैं, या पंजाब में आप रह रहे हो तो सिर्फ सिख ही धर्म अपनाया जाएगा। ऐसा नहीं है। तो हमारी कंट्री क्या है? सेक्युलर नेशन है। सेक्युलर में आप अपनी मर्ज़ी से जिस धर्म को अपनाना चाहते हैं, जिस धर्म को फॉलो करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। आपके ऊपर गवर्नमेंट की कोई बाउंडेशन नहीं है। आप अपनी चॉइस से कोई भी धर्म को अपना सकते हैं। और सभी धर्म एक समान है। कोई भी गवर्नमेंट किसी भी रिलीजियस को बढ़ावा नहीं दे सकती है, किसी को रोक नहीं सकती है। सब अपनी मर्ज़ी से फ्रीडम के साथ अपने किसी भी रिलीजन को अपना सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। तो दिस मीन्स द स्टेट कीप अवे फ्रॉम रिलीजियस मैटर्स। द वर्ड सेक्युलर टू वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976 बाय एन अमेंडमेंट एज वॉज द फ्रेज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। साथ ही ये जो सेक्युलर वर्ड है, ये जो सेक्युलरिटी है, ये भी जब संविधान बना था तब नहीं थी। 1976 में अमेंडमेंट करके इसको हमारे संविधान के साथ जोड़ा गया और फ्रेज के साथ जोड़ा गया कि एकता और अखंडता जो है किसी भी देश की, वो इस चीज़ पर उससे बढ़ती है। तो देश को एक बनाने के लिए, अखंड बनाने के लिए सेक्युलर होना ज़रूरी है। तो सेक्युलरिटी को अपनाया गया। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक जैसा आप सभी जानते हैं लोकतंत्र। इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु गवर्न द कंट्री थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। किसी भी डेमोक्रेसी में जो पीपल हैं, जो आम जनता है, उन्हीं की सरकार होती है, वही सरकार चलाते हैं। किसके थ्रू? अपने द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। These representatives govern as long as the people have faith in them and may be changed during elections which are held at regular intervals। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो सरकार को कब तक चलाते हैं? जब तक जो जनता है उनका जो फेथ है, उनका जो विश्वास है, वो किसी भी पार्टी के साथ जुड़ा है तो वो उसको दोबारा से फिर से इलेक्शन जिता देती है। तो जब तक जनता का विश्वास जुड़ा होता है तब तक वो सरकार चलाती है, क्योंकि हमारे यहाँ रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शंस होते रहते हैं। तो जब जनता को लगता है कि अगर ये पार्टी है, पिछले 5 साल में इन्होंने कोई काम नहीं किया है, तो वो न्यू पार्टी या किसी दूसरी पार्टी को वोट दे देते हैं। तो इसीलिए जनता जो है वो मेन पावर किसके हाथ में है? आम जनता के हाथ में। नेक्स्ट है हमारा रिपब्लिक। इन अ रिपब्लिक द स्टेट इज हेडेड बाय एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड नॉट अ हेरिडेटरी रूलिंग किंग। रिपब्लिक में क्या होता है कि जो हमारी स्टेट है या हमारा जो नेशन है वो किसके द्वारा रूल किया जाता है? जिसको आम जनता जो है पब्लिक चूज़ करती है एज अ रिप्रेजेंटेटिव। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया तो उनका बेटा भी उसी पोस्ट पर काम करेगा या प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसा नहीं है। तो जो रूलर है वो हेरिडेटरी नहीं है, वंश के आधार पर डिसाइड नहीं होता है। आम जनता जिसको चुनती है वो हमारा लीडर बनता है। द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इज़ एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। और जो पूरे भारत का जो मुख्य अधिकारी हैं, जैसे प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, तो ये कोई ऐसे नहीं है कि राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री है। ये किसके द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव हैं? आम जनता के द्वारा। उसके बाद आपका है जस्टिस। टू बी जस्ट मीन्स टू बी फेयर, इम्पार्शल एंड मोरली करेक्ट। जस्ट का मतलब इसमें दिया है न्याय से। न्याय सबके लिए फेयर होना चाहिए, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। न्याय सबके लिए इक्वल है, इम्पार्शल है और मोरली करेक्ट। और नैतिक जो मूल्य हैं हमारे, उनको ध्यान में रखकर न्याय सबके साथ इक्वली होना चाहिए।
When we speak of justice in the context of law, we mean that laws apply equally to everyone, irrespective of religion, caste, sex, social status, etc. अगर हम न्याय की बात करते हैं, हमारे जो जस्टिस सिस्टम है, तो सभी धर्मों के लिए, सभी जातियों के लिए, सभी लिंग के लिए और सामाजिक स्तर को देखे बिना सबके लिए इक्वल ही न्याय किया जाता है। ये हमारा जस्टिस है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। This means trying to reduce the inequalities in the wealth and social status of the people. इसके आधार पर कोशिश की जाती है जो अमीर और गरीबी का जो भेद है, जो खाई है, उसको कम किया जा सके और जो सोशल स्टेटस है उसको लगभग सबका इक्वलिटी पे लाया जा सके। जो पिछड़े लोग हैं उनको रिजर्वेशन दिया गया ताकि वो भी समाज में आके आगे बढ़ सके। So our constitution provide reservation of a certain percentage of seats or post in educational institutions, गवर्नमेंट जॉब एक्सेट्रा। इसीलिए रिजर्वेशन दिया गया था कि जो पिछड़े हुए लोग हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, वो एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, या पिछड़ी जातियों के लोग हैं जिनको एजुकेशन सिस्टम में जुड़ने नहीं दिया गया था, उन सबको रिजर्वेशन दिया गवर्नमेंट ने ताकि वो भी हमारे समाज में इक्वली भाग ले सकें, हमारे समाज का हिस्सा बन सकें। For members of the scheduled caste, SCs, scheduled tribals, STs, and other backward classes, OBCs. The idea is to give these people who had been deprived of opportunities earlier। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इन जातियों के साथ में या इन जनजातियों के साथ में पुराने समय में इनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी जो बाकियों को मिलती थी। हमारे समाज में बहुत सारी विषमताएं थी कि जो SC हैं या STs हैं वो स्कूल में नहीं पढ़ सकते थे, या मंदिर नहीं जा सकते थे, या कॉमनवेल्थ से पानी नहीं ले सकते थे। तो इन सब जो हमारे यहाँ समाज में बुराइयाँ थी उनको दूर करने के लिए इस तरह की चीज़ें बनाई गई ताकि पूरे समाज में सब लोग इक्वली रह सकें। So opportunities earlier, a fairer chance to catch up with the rest of the society। पूरी जो बाकी समाज है उसके साथ वो भी आगे बढ़ सकें। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा वो है हमारा लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। These three words have come to represent the spirit of democracy। ये हमारी जो डेमोक्रेसी की स्पिरिट है वो दिखाते हैं। We will discuss liberty। Liberty means freedom and equality are later under the fundamental rights enjoyed by every citizen of India। Fraternity means brotherhood, जिसे हम भाईचारा कहते हैं। तो लिबर्टी सबको आज़ादी मिलनी चाहिए, इक्वलिटी समाज हमें सबको इक्वल मानता है, कानून की नज़रों में सब इक्वल हैं, जो सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वो भी इक्वली मिलनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों पर जोर दिया गया अपने संविधान में। साथ ही फ्रेटर्निटी, हम सब लोग, क्योंकि भारत में बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बहुत ज़्यादा रिलीजियस डिफरेंसेस भी हैं, हमारे यहाँ अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो सबको एक साथ लेकर भाईचारा की भावना भी सबके साथ होनी चाहिए। So the Constitution seeks to promote brotherhood by establishing a secular state, making everyone equal before the law, and prohibiting any discrimination on ground of caste, language, wealth, sex, religion, etc. तो इन सब चीज़ों के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ या किसी भी समाज के साथ कोई इनइक्वालिटीज़ नहीं होनी चाहिए, किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सबको इक्वली प्रमोट करना है। तो इन सब चीज़ों को हमारे संविधान में, इन सब चीज़ों के लिए नियम कायदे बनाए गए, रूल्स बनाए गए, और अगर उन रूल्स को कोई तोड़ता है तो किसके लिए कैसे चीज़ें आगे सॉर्ट आउट होंगी, वो सब चीज़ें भी इस संविधान में हमारे में दी गई हैं। अब बात करते हैं हम की फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं? अभी तक हमने समझा कि जो हमारा संविधान है उसके प्रियम्बल में क्या है, संविधान के अंदर क्या है, किन चीज़ों के बारे में बताया गया है। अब हम अपने संविधान के फीचर्स की बात करते हैं। So we will discuss the basic feature of our constitution and try to understand how they reflect the aspirations of the people and suit their needs। अब इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा संविधान है वो कैसे लोगों के बारे में, लोगों के विषय में हमें बताता है, और जो लोगों की ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं, उनको कैसे पूरा करता है। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे फेडरल सिस्टम।
Under the federal system, a country is formed of the union of several states which have a certain degree of independence in conducting their own affairs. फेडरल में क्या होता है बच्चों, पावर को हम डिवाइड करते हैं, जैसे यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद आपका हो गया स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट के बाद हो गया आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का भी एक हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं पंचायती राज। तो लोकल, तो इस तरीके से क्या किया, जो हमारी कंट्री है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसको अच्छे से चलाने के लिए पावर को सब में थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि ये स्टेट आपके अंडर में है, ये लीजिए पावर, अपने स्टेट को अच्छे से रन कीजिए। तो इस तरीके से पावर को डिफरेंट अलग अलग लेवल्स पे क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। However, the overall responsibility of governing the country lie with the central government और union government। हालांकि पूरे देश की अगर जिम्मेदारी हम बोले, अगर पूरे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होगी, वो होगी यूनियन गवर्नमेंट के पास या सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं। हाउ मच इंडिपेंडेंस द स्टेट्स हैव वेरीज फ्रॉम कंट्रीज टू कंट्रीज। और इन स्टेट्स को कितनी इंडिपेंडेंस होगी, इन स्टेट्स को कितनी पावर दी गई है, ये कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। किसी देश में पावर बहुत ज़्यादा दी गई है, किसी देश में पावर कम दी गई है, किसी देश में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर स्टेट गवर्नमेंट आती है, किसी देश में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग यूनिट्स हैं। तो ये कंट्री टू कंट्री वेरी है। द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन though that this system would suit our country because our country has so many communities each with its own aspirations and needs। हमारे संविधान के जो मेकर्स थे उनको लगा कि ये जो फेडरल सिस्टम है ये हमारी कंट्री के लिए अच्छा है, सूट करता है हमारी कंट्री को, क्योंकि हमारी कंट्री जो है उसमें बहुत सारी क्या है डिफरेंसेस हैं। जैसे हमारे यहाँ कई सारी कम्युनिटीज़ हैं, हमारे यहाँ कई सारी जब कम्युनिटीज़ हैं, हमारे यहाँ रिलीफ फीचर अलग अलग हैं। कहीं पर देखेंगे आप माउंटेनियस एरिया है, कहीं पर प्लेन्स हैं, कहीं पर कोस्टल रीजन्स हैं। तो अलग अलग रीजन्स की रिक्वायरमेंट्स भी अलग अलग होती है, हर एक रीजन का अपना डेवलपमेंट प्लान भी अलग होता है। तो इसके लिए हम क्या करें, अपने जो कंट्री है उसको स्टेट्स में डिवाइड कर दें और जो हमारी स्टेट है उसकी पावर दे दें स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि वहाँ के लोगों की ज़रूरत के हिसाब से, वहाँ के नीड, डेवलपमेंट की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपनी स्टेट को अच्छे से रन कर पाए। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे उन्होंने फेडरल सिस्टम को अपनाया। Thus, we have a central government which look after matters of national importance। हालांकि हमारे यहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मेनली किन चीज़ों को देखती है, किन अफेयर्स को देखती है, वो देखती है जो हमारे नेशनल जो देश की चीज़ें हैं, देश के मुद्दे हैं, उनको वो देखती है। फॉर एग्ज़ाम्पल डिफेंस। अब जो हमारी डिफेंस है वो सुरक्षा किस में आती है, हमारी सुरक्षा के लिए आर्मी जितनी भी है, नेवी है, हमारी एयरफोर्स है, तो ये किसी एक स्टेट की अलग अलग कोई नहीं है, ये किसके लिए है, पूरे इंडिया के लिए। तो ये इन तीनों को, जो हमारी डिफेंस है वो किसके अंडर जाती है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। तो इससे रिलेटेड जो भी डिसीजन लेने होते हैं वो किसके अंडर में जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के। एंड रिलेशन विद अदर कंट्री, साथ ही दूसरे देशों के साथ हमारे देश के संबंध कैसे रहेंगे, ये जो डिसीजन लेती है ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। एंड स्टेट गवर्नमेंट विच टेक केयर ऑफ द नीड ऑफ द स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट का काम है कि वो अपनी स्टेट की जितनी भी ज़रूरतें हैं उनका ध्यान रखे। द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द एरिया इन विच ओनली द यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक लॉज। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट हैं उसमें हमें अलग अलग लिस्ट बांटी गई हैं और लिस्टों के अकॉर्डिंग सबका काम डिसाइड है कि यूनियन लिस्ट में जो भी वर्क्स आते हैं वो किसके अंडर जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर या यूनियन गवर्नमेंट के अंदर। स्टेट लिस्ट में जितने भी काम आते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट मिलकर डिसीजन लेती है, लेकिन फाइनल डिसीजन होता है वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। और ये तीनों लिस्ट किस में मेंशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कोई भी इनको चेंज नहीं कर सकता। तो फर्स्ट यूनियन लिस्ट, द एरियाज इन विच द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज। स्टेट लिस्ट, जहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट लॉज बनाती है वो यूनियन लिस्ट है, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है वो स्टेट लिस्ट है।
एंड द एरिया इन विच बोथ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज, जहाँ पर दोनों गवर्नमेंट डिसाइड करती हैं वो है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट। इट ऑल्सो मैंशंस द सोर्स थ्रू टैक्सेस, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम विच द सेंटर एंड द स्टेट कैन गेट मनी टू कैरी आउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जितने भी हमारे टैक्सेस होते हैं, टैक्स किस में आते हैं, हमारे कॉन्करेंट लिस्ट में। तो उसमें डिसाइड होता है कि कौन सा टैक्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आएगा, कौन सा टैक्स आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आएगा, क्योंकि जो इनकम है स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की वो उन तक कहाँ से पहुँचती है, उनको मिलती है टैक्सेस के थ्रू। तो टैक्स किस में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में। अब है हमारा सेपरेशन ऑफ पावर्स। द इंडियन स्टेट हैज़ 3 ऑर्गन्स। हमारे जो इंडियन स्टेट हैं उनके 3 ऑर्गन्स हैं जिसमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर जिसे हिंदी में हम कहते हैं विधायिका, उसका काम होता है कानून को बनाना। जितने भी हमारी जो लोकसभा है, राज्यसभा है, वहाँ पर क्या होता है, कोई भी न्यू लॉ बनता है या हटा दिया जाता है। जैसे अभी लेटेस्ट में हम एग्जाम्पल पढ़ें तो जो 370 है वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, 370 को हटाया गया। इस तरह से कई सारे लॉज हैं जो बनते हैं और हटाए जाते हैं। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव कौन सा होता है, जो उन बनाए गए नियम और कानूनों को क्या करवाता है, लागू करता है, और जो उसको फॉलो नहीं करता है उसको गिरफ्तार करता है। तो जितनी भी हमारी जो कार्यपालिका जिसे हम कहते हैं वो क्या है, एग्जीक्यूटिव है। जो नियम कानून बनाए गए हैं उनको फॉलो करवाना किसकी ड्यूटी होती है, एग्जीक्यूटिव की। एंड द जुडिशरी, और जुडिशरी न्यायपालिका, इसका काम होता है कि जो नियम कानून बनाए गए हैं और जो लोग उनका पालन नहीं कर रहे हैं, जो लोग क्राइम कर रहे हैं, उनको पनिशमेंट देना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जुडिशरी की। तो हमारी जो पावर्स हैं उसको इस तरीके से जो हमारी गवर्नमेंट है उसके 3 ऑर्गन्स में बांटा गया है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। The legislature, parliament frames laws, the executive ministers implements law, and the judiciary courts interprets law. The executive is answerable to the legislature. जो executive part है वो legislature के लिए answerable होता है, which consists of elected representatives. The judiciary is independent of the executive and the legislature and can question their actions. और जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, उसको पूरी फ्रीडम होती है कि वो जो भी गलत कर रहा है, चाहे तो नियम बनाने वाला गलत कर रहा है या नियम को फॉलो करवाने वाला गलत कर रहा है, तो वो दोनों से क्वेश्चन पूछ सकती है और दोनों को अलग अलग पनिशमेंट भी दे सकती है। तो जो हमारा जुडिशरी है वो फ्री है। तो द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर एंड कैन क्वेश्चन देयर एक्शंस इंक्लूडिंग द पासिंग ऑफ लॉज बाय पार्लियामेंट. The powers of the state and thus divided in such a way among the 3 organs as to provide a system of check and balance to prevent the misuse of power by any organ. और ये जो पावर्स हैं इसमें ये चेक एंड बैलेंस भी होता रहता है, ताकि कोई भी अपनी पावर का गलत अगर यूज़ कर रहा है तो जुडिशरी क्या करती है, उसको रोकती है, उसको पनिशमेंट देती है। आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो आज हम सेपरेशन ऑफ पावर्स तक मैंने आपको करा दिया है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए।